काम हो गया है ना। लिगेंड्स की बात करें तो आज वाली क्लास में सिंपल सी बात है कि आपको याद भी बहुत करना पड़ेगा और यही याद कर लेंगे तो इसके आगे जैसे ही आप IUPAC नेवी में आएंगे तो आपको तुरंत उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो भी लिखते जाएंगे क्योंकि बुकलेट में सब लिखा है, दो ऑप्शन है, या तो हम बुकलेट आपके सामने पढ़ दें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे याद नहीं करते चल रहा है। तो अगर बात की जाए लिगेंड्स की तो पहले बेसिक बात है बिना डेफिनेशन के, क्या यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है, बोलो भैया, जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोल रहे हैं और वो ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे लिगेंड बोल रहे हैं। तो लिगेंड जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है। तो जो भी चीज अपना लोन पेयर मेटल के ऑर्बिटल को डोनेट करेगा उसे अपन लोग क्या नाम देंगे, लिगेंड नाम। इसी को अपन लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, लिगेंड शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो जाहिर सी बात है अगर आप बोले तो आप बोलेंगे जो लिगेंड होता है वो जनरली यहाँ क्या है, डोनर, और एम को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम, या आप इसको आयन बोल सकते हैं। ठीक बात। अब यहां पर अगर बात की जाए तो थोड़ा सा अगर बॉन्डिंग में जाओगे तो क्या केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारा लिगेंड है अब बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या होगा, और जो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, लुईस एसिड। ठीक है। अब बुकलेट में जो डेफिनेशन दी गई है उसको देखकर इतना बताओ केवल, पढ़ो जरा डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन पढ़ दो जरा लिगेंड की एक बार। और पढ़ के ये बताओ कि जो बात आपके सामने लिखी गई है क्या इसके अंदर वो चीज आती है या नहीं आती। अब अगर मुझे लिखना होगा तो जितनी दो लाइनें लिखी हैं उनके आधार पर मैं लिख सकता हूं क्या कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब लिगेंड क्या है तो मैं ये बोलूंगा कि लिगेंड जो होता है न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और वो आयनिक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है। न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज हैविंग लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। लेकिन एक चीज यहां बीच में मार्क कर रहे हैं, वन और मोर देन, मतलब जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही लोन पेयर डोनेट करे, एक से ज्यादा लोन पेयर को भी डोनेट किया जा सकता है किसी एक लिगेंड के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो मैं बोल सकता हूं कि वन और मोर देन वन। तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी और किसको देता है, टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगेंड। क्लियर है? उतार लीजिएगा आराम से, कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मुझे लिगेंड का क्लासिफिकेशन करना है, क्या करना है, क्लासिफिकेशन, यानी उसका
वर्गीकरण कि किस हिसाब से हम उसका नाम लिखेंगे। तो पहला है कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इतना काम कर देंगे कि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही जगह में पढ़ा देंगे। अब यार अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तीन प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या नेगेटिव चार्ज होगा, और या न्यूट्रल। तो मैं बोल सकता हूं कि इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे या नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, और या न्यूट्रल चार्ज। अब छाप लीजिए और प्रयास करिएगा कि अगर क्लास में आप आ रहे हैं पढ़ने तो यार यहीं से याद करके जाइए, है ना। घर में इतना टाइम नहीं होता है और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको यहीं पे क्लास भी लंबी है तो नहीं याद कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, टेस्ट कितने लोगों ने अभी तक नहीं दिया है? जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ऐप तो डाउनलोड होगा सबके पास ही। हाँ, तो अभी रात 11 बजे तक है, उसमें 8 सवाल है, ठीक बात है। और कल से हम आपको एक शेड्यूल दे देंगे पहले से, जितना आपने पुराना पढ़ा रखा है, ज्यादा सवाल नहीं, 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल, 7 सवाल। बात समझ में आ रही है? उसका टेस्ट रहेगा हर 2 दिन में, तो आराम से आप जब चाहे खाली हो आराम से अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक बात है। अब आगे बात ये होगी कि अगर लिगेंड को चार्ज के आधार पर लिखा गया है तो 3 प्रकार का होता है, और इसके लिए हम लोग एक नाम की बात करेंगे जिसे सफिक्स बोलते आ रहे थे हम लोग आईयूपीएससी में, है ना। तो जो सफिक्स नेम होता है वो क्या नाम के बाद ऐड किया जाता है? बोलो भैया। तो लिगेंड का जो नाम होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, बात समझिएगा, तो उसके नाम में लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे? ईएम, IUM। क्लियर है? अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा तो लास्ट में उसके O जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा? O। और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनका खुद का एक स्पेसिफिक नाम होता है, यानी कि उसमें कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है खतरनाक यही हो। अरे बोलो ना यार, क्योंकि ये बताओ जिसका खुद का स्पेसिफिक नाम है तो वही कॉमन नेम वाला मामला हो गया कि नहीं आईयूपीएससी में, यानी कोई रूल काम नहीं करेगा। अब जैसे वाटर आया तो उसको एक्वा बोला जाता है, तो एक्वा याद होगा तो नाम में लिखोगे, अदरवाइज लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए यहां रखना पड़ेगा तुमको ज्यादा। छापिए, हो गया।
इसी में अगला टर्म है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ये नोट करके अगला हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंटिसिटी, जो आपकी बुकलेट में अगला टर्म है। चले, डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है? लिगेंड अपना लोन पे डोनेट करता है, लेकिन डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि वो कितने लोन पे डोनेट कर रहा है एक बार, क्योंकि यहाँ क्या टर्म यूज किया गया, वन और मोर देन वन, यही बात है। तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यार ये जो टर्म है डेंटिसिटी, ये टर्म किसे डिफाइन कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि डेंटिसिटी किसी भी लिगेंड के लिए बोला जाता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ डोनर साइट पर लिगेंड, यानी कि हर लिगेंड में कितनी डोनर साइट। एक बात बताइए, अगर किसी लिगेंड में एक डोनर साइट है यानी वो एक लोन पर डोनेट कर पाएगा। अगर किसी लिगेंड में दो डोनर साइट है, डोनर साइट का मतलब दो अलग अलग एटम होंगे जिनके पास लोन पे नेगेटिव चार्ज होगा और वो डोनेट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो दो लोन पे डोनेट कर देगा या दो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। ऐसे लिगेंड जिनमें एक डोनर साइट होता है उनको अपन लोग जनरली बोलते हैं क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन अभी एक डिफरेंस ये क्रिएट होगा, डेंटिसिटी जो है वो ये बताती है कि कितने डोनर साइट है, लेकिन डेंटिसिटी ये नहीं बताती है क्या कि आपका लिगेंड किस समय कितने लोन पर डोनेट कर रहा है। नहीं समझे बात? बोलो भैया। जैसे एक बात ये बताइए कि आपके पास दो हाथ है, तो आप हर समय दोनों हाथों से काम करेंगे? छोटी सी बात है, किसी ने पूछा भाई कितने हाथ, बोले दो हाथ है, आप हर टाइम पे दो हाथों से काम करेंगे। कई बार आप लिख रहे हैं तो ये वाला हाथ आप ऐसे करके लिख रहे हैं, हमारे में हम यहाँ लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं, तो हम इस समय तो इसी हाथ को काम में ले रहे हैं ना। बोलो ये, तो इसका मतलब है डेंटिसिटी ये बताती है कि आपके पास काम करने के लिए कितने लोग हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है ये आपको उस समय जानना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कहा यह गया कि जो लोग एक लोन पे डोनेट करते हैं उन्हें बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे? जो दो लोन पे डोनेट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। जो तीन लोन पे डोनेट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड। जो चार लोन पे डोनेट करेंगे, एक ही लिगेंड के अंदर चार आदमी होंगे, चार एटम होंगे जो चार लोन पेयर डोनेट कर देंगे या चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, उनको टेट्राडेंटेट बोलेंगे। पांच डोनर साइट अगर हुई किसी लिगेंड के अंदर तो पेंटाडेंटेट, छह डोनर साइट हुई तो हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट तक अपने कोर्स में यहाँ पर है, लेकिन ये बताइए जो हेक्साडेंटेट होगा उसमें छह डोनर साइट तो होंगी। बोलो यार, यानी वो मैक्सिमम तो एक बार में 6 लोन पेयर दे सकता है, लेकिन क्या वो हर आदमी को 6 लोन पेयर देगा? उसकी औकात के हिसाब से देगा, यानी किसी को 5 की जरूरत है तो 6 वाला 5 दे सकता है। बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट है इसमें जो कि आपकी बुकलेट में भी है, मोनोडेंटेट लिगेंड। डाल लीजिए हेडिंग।
मोनोडेंटेट लिगेंड। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि यार इस लाइन का क्या मतलब है, तो मैं बोलूंगा कि यार यहां पे मैं ऐसे लिगेंड पढ़ूंगा जो एक टाइम पर कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, एक लोन पेयर। तो मैं बोलूंगा 1 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट एट अ टाइम। बोलो भैया, यानी एक टाइम पर वो क्या करेंगे, एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को ही डोनेट कर। आपकी बुकलेट में चले जाइए, वहां मोनोडेंटेट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है क्या, विच हैज ओनली 1 डोनर साइट। तो इसी के आगे लिख लीजिएगा ऑब्लिक करके कि 1 डोनर साइट। अच्छा, एक डोनर साइट होगी तो एक ही लोन पेयर होगा इनके पास। एक लोन पेयर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अच्छा, जब भी मैं यहाँ मोनोडेंटेट की बात करूंगा, यहां भी आपको मोनोडेंटेट में 3 प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। क्या, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। ठीक बात। तो जैसा आपके वहां पे दिया हुआ है, पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, मोनोडेंटेट में न्यूट्रल लिगेंड्स। बुकलेट में जो नाम दिए हैं उनको फटाफट देखो जल्दी से। बुकलेट में जो नाम दिए हैं उनको फटाफट देखो और यही याद करो। जब हम बोलेंगे तो हमको बताना, क्योंकि ये याद ही रखना पड़ेगा, है ना। कुछ मैं तुम्हें याद दिखा दूंगा जो बार बार काम आए। जल्दी जल्दी भी है। और जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है वहां मैं मार्क कर दूंगा, तो उसको आपको अलग से याद रखना। वाटर को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमाइन। मैंने जानबूझ के आर्बिट्री लिखा है कि आपको ढूंढना पड़ जाए, बुकलेट का मैचिंग नहीं है। चले, आइए बताइएगा। एक नजर में आपने देख भी लिया है, बोलेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में अभी रट्टा मार लेंगे। एक नजर देख लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगा पाए। क्या अगर H2O लिखा है तो जहां कहीं भी आएगा क्या एक्वा लिखा जाएगा? यस सर। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सर जब भी आप हमसे IUPAC नेमिंग लिखाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उस टाइम पे जहां भी वाटर आया होगा वहां आप एक्वा लिख रहे होगे, यही मतलब। NH3 क्या लिखेंगे? अमोनिया नहीं लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? एमाइन। CO के लिए कार्बोनेट, NO के लिए नाइट्रोसिल, क्या लिखेंगे? और यहां स्टार बना दिया, यानी इसको याद रखिए। अभी इसी बोर्ड में पता चलेगा कि NO को क्या बोलोगे? नाइट्रोसिल। PH3 को फॉस्फीन, PH3 लिखा है। 3 H हटा के 3 फेनिल लगाए गए हैं, बोलो बेटा, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल फॉस्फीन।
ट्राइफिनिल फॉस्फीन। उतारना मत, याद करने में दिमाग लगाना, फोटो खींचना, घर में लिखते रहना। इधर C5H5N है, याद करिएगा मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाया था, वहां आपको पिरिडीन पढ़ाया था, ये वही आदमी है, याद आया? बोलो, ये है। हाँ, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 6 मेंबर हेक्सागन बनाते थे, और हेक्सागन में बेंजीन की तरीके था, बस एक एटम क्या हो जाता था, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड थे? अरे बोलो ना यार। अब अगर हम H की बात करेंगे तो क्या यहाँ पर हर कार्बन के पास एक H होगा? बोलो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 पूरी है, इसके H देने की कोई जरूरत नहीं, तो ये है C5H5N। लेकिन हम इसके नाम को पिरिडीन नहीं लिखेंगे, पिरिडिन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो PYRIDYL, क्या लिखेंगे? पिरिडिन। O2, ऑक्सीजन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? डाई ऑक्सीजन। N2, डाई नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, बोलो यार, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। हाँ, बस यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ दोनों, इसीलिए किताब वाली डेफिनेशन बात नहीं लिखी। आगे वाली पढ़ो। 1 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट एट अ टाइम, डोनर साइड कितने? 2, लेकिन कंसीडर किसमें किया जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? कारण सुनिएगा, यही पर कहा यह गया, क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो इसके पास 2 लोन पेयर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये सेंट्रल मेटल को अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे ये लोग, तो उस समय जब ये रिंग बनेगी तो क्या ये रिंग एक नाइट्रोजन, एक M और एक नाइट्रोजन के बीच में बनेगी? यानी कि कितने मेंबर रिंग बनेगी? 3 मेंबर। अरे बोलो ना भैया, और 3 मेंबर की रिंग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे आपको रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बात बताई, मैंने आपको आइसोमेरिज्म में बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में साइक्लोप्रोपेन पर स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है, बोलो यार। तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, यानी बोला जाता है कि 3 मेंबर रिंग जो होती है वो क्या मानी गई है? अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो अगर 3 मेंबर रिंग जो है वो अनस्टेबल है, तो इसलिए ये अपने दोनों लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में लेते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ गई? तो कल को अगर आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि भैया हाइड्रोजन को मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों माना जा रहा है, तो जवाब आपके सामने है। क्या? क्योंकि अगर इसने दोनों लोन पेयर डोनेट कराए तो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 3 मेंबर की, और 3 मेंबर की रिंग क्या मानी गई है? अनस्टेबल, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। स्ट्रेन का मतलब तनाव, पढ़ाया है सारी चीजें, तो इसका मतलब है इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए कभी भी ये 2 लोन पेयर डोनेट नहीं है, इसलिए सिंगल उतारिए। उतारिए का मतलब अब याद भी रखना है, एक बार याद करते जाइए। अच्छा, उसमें जो बाकी बचे हुए 2-4 है वो तुम अपने हिसाब से लिख लेना, एक अंदाजा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे इधर सुनो, इसी बोर्ड में एक लाइन में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखते जाओ। इधर देखो, लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो क्या ये चार्ज के रिस्पेक्ट में भी आ गया? डेंसिटी के भी रिस्पेक्ट में आ गया? क्या ये सारे न्यूट्रल है इसलिए इनका अपना ही नाम चल रहा है, यानी कुछ लगाने की जरूरत हमको नहीं।
तो अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये हाइड्रोजन ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस हिसाब से गलत कर देंगे, वो कहेंगे और उसमें वो 2 न्यूक्लियर उनको बना भी देगा वहां पे डिजाइन में, जिससे तुम्हें दिखे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है। तो याद रखिएगा ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, आप इसको उस कैटेगरी से हटाइएगा मत। इसीलिए बुकलेट में आधा अधूरा लिखा, ये लाइन पूरी। एक डोनर साइड का मतलब है डोनेट करने वाली साइड, तो वहां है तो 2, लेकिन डोनेट एक टाइम पर एक करता है, जो मेरी वाली लाइन में कंप्लीट है। इसी के बाद न्यूट्रल लिगेंड आपने पढ़ लिया है, इसी में दूसरा आएगा कैटायनिक लिगेंड। और मोनोडेंटेट के अंदर ही अपन लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो कैटायनिक लिगेंड में अपने को जो जो पढ़ना है, एक O2+ को याद रखना है, एक NO+ को याद रखना है, एक NO2+ को आपको याद रखना है, और एक आपको NH3 NH2 और यहां प्लस होगा, इसे याद रखना है। और NH4+ को भी ध्यान लिखा दे। O2+, NO+, चले भैया, आओ अब बताओ जरा, कैटायनिक लिगेंड अगर है तो ये बात तो तय है कि आप कहोगे भाई साहब जब इनका नाम लिखना तो जो सफिक्स है उसमें क्या जोड़ना है आपको नाम के आगे? EM। अरे बोलो ना यार, इधर आओ। O2 क्या बोल के आए हो जरा बताओ। O2 को क्या बोले? डाई ऑक्सीजन, यही तो था। डाई ऑक्सीजन में आपको EM जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ये कैटायनिक वाला है। तो बोला जाएगा डाई ऑक्सीजीनियम। क्या बोलोगे? डाई ऑक्सीजीनियम। NO क्या लिख के आए? नाइट्रोसिल। इसका नाम याद रखिएगा, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। इसीलिए मैंने स्टार बनाया था कि आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। NO न्यूट्रल है और NO+ वहां पे आयनिक फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म। क्लियर है बात? तो जब भी NO+ होगा तो क्या बोलोगे? नाइट्रोसोनियम। क्लियर है बात? NO2+ नाइट्रोनियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नाइट्रोनियम। इधर आओ, क्या ये हाइड्रोजन था NH2 NH2? एक H+ आ गया है तो इसका नाम होगा हाइड्रोजीनियम। क्या नाम होगा? हाइड्रोजीनियम। NH4+ कोई लिगेंड नहीं, जानबूझ के लिखा है। NH4+ कोई लिगेंड नहीं। क्यों? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो भैया कितने होते हैं? 5। क्या 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी हो गई और एक प्लस चार्ज आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो अब ये बताइए, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो ये डोनेट क्या करेगा? तो इसलिए इसका मतलब यहां पर डोनर साइट ही मौजूद नहीं। तो कल को बोला जाए कि NH4+ क्यों लिगेंड नहीं है, तो आप बोलेंगे कि इसके पास क्या नहीं है? डोनर साइट या इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं। बात समझ में आ रही है? नहीं है का मतलब डोनेट करने के लिए। क्लियर बात? तो ध्यान रखिए, ये मामला है कैटायनिक लिगेंड्स का।
नाम याद रखना दोस्त, O2 प्लस अगर है तो याद रखना है पॉजिटिव चार्ज वाले में EM का प्रयोग करेंगे। O2 प्लस है तो O2 को डाई ऑक्सीजन बोलते थे तो नाम होगा डाई ऑक्सीजन। क्लियर है बात? NO को नाइट्रोसिल बोल रहे थे वहां पे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोसोनियम बोला जाएगा NO प्लस को। NO2 प्लस की बात करें नाइट्रो होता है, जब लिखते हैं तो नाइट्रोनियम लिखा जाता है। हाइड्रोजन वहां पर था तो NH2 NH3 प्लस है, इसको कंसीडर करेंगे हाइड्रोजीनियम। NH4 प्लस में कोई डोनर साइड या लोन पेयर नहीं है, इसलिए वो कोई लिगेंड भी नहीं है, यानी लिगेंड की तरीके कभी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जितने भी यहाँ लिखे हैं ये सब क्या है? मोनोडेंड्रेट लिगेंड, यानी कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं? केवल और केवल एक। ध्यान रखना। इसके बाद है भाई साहब इनका तीसरा भाई एनायनिक। तो जाहिर सी बात है कि जो एनायनिक लिगेंड्स आपके पास होंगे उनमें नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो यार। और ये भी क्या होंगे? एक ही लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। अभी आपने पीछे पढ़ रखा है कि एनायनिक वाले में O लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चले बोले इधर आओ बेटा। अगर एनायनिक लिगेंड है तो आपके पास जो उनके नाम आएंगे उन नामों में लास्ट में क्या लिखा होगा, इसकी बात कर रहे हैं। या तो उनके नाम में आइट लिखा होगा, क्या लिखा होगा? या उनके नाम में 8 लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बोलो। और या उनके नाम में आइडो लिखा होगा, क्या लिखा होगा? आइडो या आइडोल, क्लोराइड आता है ना, IDE बोलते हैं। ठीक बात है। आइड अगर लिखा है नाम तो मतलब समझिए, कहा गया अगर आइड लिखा है तो E को हटा देना है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है? O, क्योंकि O अपने को जोड़ना है नेगेटिव चार्ज वाले। 8 वाले में भी कहा गया कि आप E को हटा दीजिएगा और क्या जोड़ दीजिएगा? O। तो जब बताइए, जब ये इस प्रकार से होंगे तो नाम इनका क्या लिखा जाएगा? आइटो। क्या जोड़ेंगे हम लोग? आइटो। यहां पे क्या बोलेंगे? एटो। बोलो भैया। आइड वाले केस में कहा यह जाता है कि एक तरीका तो ये है कि आप E हटाइए और E हटा के O जोड़ दीजिए तो आइडो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? आइडो। लेकिन ये तरीका थोड़ा कम चलता है। दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई साहब जो आइड लिखा है इस पूरे को हटा दो और केवल क्या जोड़ दो? O। क्या पूरा आइड हटा के क्या जोड़ दो? O। क्लियर है बात? मैं सबका एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एक बात बताइए, SO3-2 क्या है? इसका नाम है सल्फाइड। क्या नाम है? सल्फाइड। तो मैं यहां इसके नीचे इसका असली नाम लिख दूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां। इसी का दूसरा भाई है SO4-2 जिसको आप लोग पढ़ते हैं सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। लेकिन जब ये लोग स्वतंत्र होते हैं तब इनका ये नाम होता है। हम बात ये कर रहे हैं कि इनके नाम हमको बताने जब ये किसकी तरीके काम कर रहे हो? लिगेंड की तरीके। किसकी तरीके काम कर रहे हो? लिगेंड की। देखो लिखेंगे बहुत सारा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है हर लाइन का मतलब। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये लिगेंड की तरीके काम करेंगे तो क्या ये एनायनिक मोनोडेंड्रेट लिगेंड हो जाएंगे? अब जिनके नाम में आइट लिखा है वहां E हटाकर O लगा दिया जाता है, तो सल्फाइड में लिखकर अब क्या नाम लिखा जाएगा लिगेंड के तौर पर? सल्फाइडो। अरे बोलो भैया, क्या लिखेंगे? सल्फाइड। इधर सल्फेट है, अगर 8 लगाए तो E हटाकर O लिखेंगे, यानी नाम क्या लिखा जाएगा? सल्फेटो। बोलो बेटा। तो जब कभी भी आएगा यूपीएससी नेवी में तो क्या लिखेंगे? सल्फेट। क्लियर है बात? इसके बाद आते हैं तीसरे वाले Cl-। हम सबको पता है इसका नाम क्लोराइड है।
बोलो भाई। भाई निगेटिव चार्ज होगा तभी लोन पे डोनेट करेगा किसी को। तो अगर ये क्लोराइड है तो यहां दो तरीके से नाम लिखा जाता है। लिगेंड नेम लिखना है, बोलो भाई। पहला तरीका ये कह रहा है कि यहां पर ई को हटा दो और उसकी जगह क्या जोड़ो, ओ। तो क्या इसका नाम क्लोराइडो बोला जा सकता है? मैं ये बोल रहा हूं कि ये ज्यादातर आपको क्लोराइडो लिखकर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ऊपर दोनों नाम आपको बताने का प्रयास किया। या तो क्या बोलो, क्लोराइडो। दूसरा तरीका ये कहता है कि जो आइड लिखा है उस पूरे आइड को हटा के केवल क्या लगा दो, ओ। तो इसका मतलब है तब हम लोग इसको किसकी तरीके लिखेंगे, क्लोरो की तरीके। ज्यादातर क्लोरो यूज। क्लियर है बात? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ, बुकलेट में नहीं देखना है, बुकलेट इसलिए है कि उसमें 50 दिए हैं। लेकिन अगर आपने तरीका सीख लिया तो एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसको देखकर कुछ दिमाग में होना चाहिए ना, किस तरीके से याद करना है। ये तो रट्टा मारोगे तो कितना मार पाओगे। कुछ नाम लिख रहे हैं बिना बुकलेट में देखे, तो हमें बताने का प्रयास कर। और जिनके पुराने नाम पहले समझना कि क्या है, उसके बाद बताना। S-2 और यहां पे जाहिर सी बात है कि आपको इनके क्या लिखने हैं, लिगेंड नेम। पहले इनके पुराने नाम बताओ, पुराने नाम। पुराने नाम लिख लोगे तो नाम आ जाएगा। आओ, पुराने नाम मैं लिख दे रहा हूं तो तुम आसानी से बता ले जाओगे। इनको नॉर्मली कहते हैं सल्फाइड। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एमाइड। क्या बोलेंगे? एमीन नहीं बोले, क्या बोला जाता है? एमाइड। CONH2 होता है तो निकला है तो उसी से आया। इसको बोला जाता है इमाइड। क्या बोला जाएगा? N-3 को बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? N3- को बोला जाता है एजाइड। क्या बोलते हैं? एजाइड। OH- को बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड। OH-। नाम बताइए। आइड लगा है ना? अरे बोल रहा है यार। तो इसके कितने नाम होंगे जरा बताओ, दोनों बताने हैं। क्या क्या बोलते हैं? पहला, अगर मैं केवल ई हटा दूंगा तो क्या मैं इसको सल्फाइडो बोलूंगा? तुम्हें बुकलेट में नहीं जाना, उसने दो नाम लिखे हैं, सब तुम आराम से निकाल ले जाओगे आप। क्या बोलेंगे? सल्फाइडो। बोलो भैया। और दूसरा नाम क्या, सल्फो बोल सकते हैं? ठीक बात। या एमाइडो बोलो प्रभु। और दूसरा नाम आइड हटा के एमो नहीं बोला जाता, नहीं समझे? हटा सकते हैं लेकिन नाम की भी थोड़ी इज्जत आपको बरकरार रखनी है, इसीलिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आप इसे केवल क्या बोलेंगे? इधर ई हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इमाइड। बोलो भैया। यहां ई हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? नाइट्राइडो लिखेंगे। अब जरा मुझे बताइए, क्या इसका दूसरा नाम नाइट्रो लिख सकते हैं यहाँ? बोलो। तो दिया है उसने तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या बोल देंगे? नाइट्रो। इधर एजाइडो। अब एजो नहीं लिखना, हाइड्रोक्साइड है। बोलो भैया। तो क्या इसको एक तो पूरा आइड हटा दे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो लिखा जा सकता है। और दूसरा नाम हाइड्राई ऑक्साइडो है ना?
ये बताओ क्या है? ऑक्साइड क्या है? अरे O-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। O2 माइनस को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड की सुपर ऑक्साइड? कुछ नहीं याद है तो मर जाओगे तुम पेपर में, देखना। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस 2 क्या है? पर ऑक्साइड होगा। चलो उतारो, बाकी नाम लिखो, बताओ लिख के क्या लिखो, अब कोरिलेट करते चलना। हाइड्रोक्साइडो और हाइड्रोक्सो दो नाम है। यहां को होगा बस ये ध्यान, हाइड्रोक्सो। ओके यार, दो एक साथ ये पूरा लिखना है एक साथ, हाइड्रोक्सो। ठीक बात। नाइट्राइडो में नाइट्राइडो लिखेंगे, नाइट्रो का प्रयोग नहीं करेंगे। बुकलेट में अगर दिया भी है तो काट दीजिए। नाइट्रो में NO2 आएगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आइड वाले ही ज्यादातर फंसाएंगे। ओ भी लगा सकते हैं ई को हटाकर, या पूरे आइड को हटाकर भी ओ का प्रयोग किया जा सकता है। O-2 को क्या लिखेंगे? ऑक्सो लिख सकते हैं? यस सर। बुकलेट में देखो दिया है यार, है? और आइड हटा, आइड का केवल ई हटा देंगे तो क्या ऑक्साइडो लिख सकते हैं? तो ऑक्साइडो लिखा हो, ऑक्सो दिया है उसको, देखो यार, ऑक्साइड और ऑक्सो। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज इससे नहीं होना, ज्यादातर तो ये प्रयोग में है। क्लियर है? इधर आ जाओ, सुपर ऑक्साइड, ई हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? सुपर ऑक्साइडो, और आइड हटाएंगे तो क्या सुपर ऑक्सो लिखेंगे? तो दो नाम आएंगे, सुपर ऑक्साइडो, या आप लिखिए सुपर ऑक्सो। पर ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो केवल ई हटाया है और ओ लगाया है। अगर पूरा आइड हटा देंगे तो क्या इसी को पर ऑक्सो लिख देंगे? तो क्या लिख दिया जाएगा? पर ऑक्सो। तो याद रखिएगा, जितने आइड वाले हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है और उसमें वो पूछ सकते हैं। एक आदमी है जो आ सकता है, मतलब आता ही है, H माइनस है, उसको भी नहीं छोड़ना है। H माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। मैं जानबूझ के इसके दोनों नाम इसलिए लिख रहा हूं कि आपके बीच में वो कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए कि इसका नाम वो कैसे आ गया। अब अगर हाइड्राइड है बोलोगे तो इसको हाइड्रो नहीं लिखेंगे। क्या लिखा गया है? केवल एक नाम बुकलेट में दिया गया होगा, हाइड्राइड। देखो वहां पर, तो इसलिए याद रखना है कि इसका नाम आप हमेशा क्या लिखोगे? हाइड्राइड। अच्छा, ये नाम बेटा आपको यहां से इसलिए भी याद रखने हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो दो चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं। क्या ये सारे जितने लिखे मोनोडेंटेट लिगेंड है? पहली बात। दूसरा, इनके नाम लिखने का तरीका क्या है? क्लियर है? तो ये कहानी है मोनोडेंटेट लिगेंड। फोटो खींच लो, घर में करते रहे जल्दी।
लिखोगे आधे लोग फोटो खींचोगे, एक बार खींचो घर में लिखते रहेंगे, पूरा एक ही साथ लिखा होगा, है ना? इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना। हटा दे फोटो, इसलिए कह रहे फोटो खींच के फोटो देख के याद करो, उतनी देर जितनी देर में डाल समय याद करने में लगाओ, लिखने मत लगाओ, इसमें लिख के कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगला आएगा बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड की बात अगर बेटा करेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लिगेंड होगा जिसके पास दो दो डोनर साइट होगी? यस सर। बोलो भैया। और एक साथ आपको दो लोन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए ये नजर आ जाए। अच्छा, कैटायनिक लिगेंड जो अपने कोर्स में है वो केवल मोनोडेंटेट में है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वहां पर आपको जो लिगेंड मिलेंगे या तो न्यूट्रल मिलेंगे या एनायनिक। सीधी सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वही देगा। तो माइनस का मतलब भी इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल है तो लोन पेयर है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का जाना है, तो वो वाले पढ़ने का कोई मतलब यहां पर नहीं। अब बाइडेंटेड लिगेंड जो आपके सामने है उनको आपको एक तो नाम से भी याद रखना है और उनका रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको कंपाउंड दिया जाएगा और उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर दिया जाता है, जो कोर्स में है उतना अलाउड है लिखना, तो पेपर में आएगा तो आपको उसके लिए भी उसे ध्यान में रखना है। तो अगला पोर्शन है आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है यहां पर लिगेंड में दो डोनर साइड होंगी, ये बात तय है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि कितनी डोनर साइड यहां पर प्रेजेंट होंगी? दो डोनर साइड यहां पर प्रेजेंट, ठीक बात। और जैसा बोला है कि याद करते चलना है तो यही से याद करना। पहला है जिसे बोलेंगे एथिलीन डाइएमाइन, एथिलीन डाइएमाइन, जिसका रिप्रेजेंटेशन है इन से। यानी अगर कहीं इन बना है तो इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है? एथिलीन डाइएमाइन। क्लियर है भाई? यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखने में कैसा लगेगा आपको? ये है भाई साहब, दो डोनर साइड इसके अंदर मौजूद। तो ये है आपका कौन सा? एथिलीन डाइएमाइन। क्लियर है बात? इसी का दूसरा नाम अगर आप आईयूपीएसी के हिसाब से लिखते हैं तो क्या दो कार्बन को इथेन बोलते हैं और पहले और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? एमाइन। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 1,2 डाइएमाइन इथेन, ये भी लिखा जा सकता है। उतारिए 1,2 डाइएमाइन इथेन, पहले लिखो या बाद में, एक ही बात है, चल जाए। अब जो वहां स्ट्रक्चर दिए हैं उन्हीं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको बना के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा चीजें और आप उसमें से निकाल पाए। तो पहला सवाल तो ये आएगा कि क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है? तो जवाब है हाँ, और पेपर में इसका रिप्रेजेंटेशन आपको इन की फॉर्म में दिया हुआ। क्लियर है?
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ये NH2 लगा हुआ है, ये लोग जाएंगे तो किसी न किसी मेटल के पास ही इलेक्ट्रॉन ले रहे। तो ये बोला गया कि जब ये किसी भी मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बात समझिएगा, तो जब भी ये लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे उस समय डोनेट करते समय कितने मेंबर की रिंग यहाँ पर फॉर्म होगी? 5 मेंबर। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से लिगेंड है जो 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करते हैं, तो 3 उसमें आ जाएगा और आप बोलेंगे क्या कि 5 मेंबर रिंग ये फॉर्म करते हैं। 5 मेंबर रिंग जो है वो ये फॉर्म करें। M का मतलब मेटल है जिसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। इसी के साथ इसका एक और भाई है, ये पहला हो गया। दूसरा अपने को पढ़ना है प्रोपाइलिन डाई एमाइन। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इधर देखो, डाई एमाइन का मतलब 2 NH2 होंगे, प्रोपाइलिन का मतलब अब कार्बन कितने होंगे? 3। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो समझिएगा CH3 CH CH2। और यहां पे गलती आपसे केवल और केवल एक ही होगी कि आप दोनों NH2 किनारे पे लगाने का प्रयास कर देंगे, वहां गलत हो जाएगा। 1,2 पोजीशन पे होता है। बात समझ में आ रही? अब मुझे ये बताइए, क्या यहां पर भी 2 डोनर साइट मौजूद है? बोलो बेटा। अब मैं पूछूं कि कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, तो आप कहेंगे कि जब भी मेटल इनके बीच में आके कहीं फंसेगा तो क्या हमेशा 5 मेंबर की रिंग यहां पर भी बनती हुई नजर आएगी। तो प्रोपाइलिन डाइएमाइन भी बाइडेंटेड लिगेंड है और कितने मेंबर की रिंग फॉर्म करता है? 5 मेंबर रिंग को फॉर्म करेगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा? याद कर लो, मंत्र को के मेरे ऊपर नमाज देना बस। हाँ, इसे याद कर लो, जाओगे तो ऐसे छुप कर दूंगा। या तो कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सवाल है, या तो अपन लोग कर ही ले, बीच में थोड़ा दिमाग वाला काम भी कर ले। एक टर्म आएगा जिसका नाम है चिलेशन। क्या आएगा? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो लिगेंड है, जो आपका लिगेंड है, वो अगर मेटल के साथ रिंग फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? रिंग। तो रिंग स्टेबल भी होनी चाहिए। तो अगर रिंग फॉर्म करेगा तो उसे क्या बोला गया? चिलेशन। और ये कहा गया कि चिलेशन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो पहला टर्म तो ये बोल सकता हूं क्या कि जो भी आपका लिगेंड है मेटल के साथ रिंग फॉर्म करता है, इसी टर्म को क्या शब्द दिया गया? चिलेशन। और दूसरा ये टर्म कहा गया कि चिलेशन जितना ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक बात, उतारिएगा कुछ नहीं, ये उतारने वाली चीज नहीं है। ये वो चीज है कि आप अपने दिमाग बैठा लेंगे तो जब आगे एक टर्म आएगा तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। एक मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितना है? 6।
ये एक मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। इससे आपके दिमाग में क्या चीज उत्पन्न होगी, क्या समझ में आया? बोलो। बताओ, इससे आपके दिमाग में क्या आएगा? लास्ट क्लास अगर पढ़ी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है कि मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर चाहिए, यही तो मतलब है। तो ये बताओ, क्या इस लाइन से समझ में आता है कि इस मेटल को 6 लोन पेयर चाहिए ही चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ही चाहिए, चाहे जहां से, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? एल का मतलब लिगेंड है, 6 लोन पेयर मिल गए इसको। ये लिगेंड कैसे है, मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट? मोनो है, तभी तो एक दे रहे हैं। अब ये वो डिजाइन है जो किताबों में बनी रहती है, मैं केवल बना दिखा रहा हूं, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं। बोलो यार, अब क्या ये बात होता है कि डंडी मतलब लोन पेयर है, मामला समझ में आ रहा होगा, और आपस में डंडियां जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, यानी ये सब कैसे है, बाइडेंटेट। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। जाहिर सी बात है, क्यों? जितनी ज्यादा रिंग तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। यहां पे इस डंडी में इसे मारा एल गायब, यहां पे इस डंडी में इसे मारा तो एल नहीं गायब, अभी लटका है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जितनी ज्यादा रिंग का फॉर्मेशन, यानी जितना ज्यादा चिलेशन, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ये जनरल टर्म है स्टेबिलिटी। मामला समझ में आता है? आप छाप लीजिए भाई। इसमें थ्योरी क्या लिखा है, वो डिजाइनें, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वो जो डिजाइनें उसमें बनी है, उन डिजाइनों का मतलब आपकी समझ में आना चाहिए। जो बुकलेट में डिजाइन उन्होंने बना दिया है, उस डिजाइन का मतलब आपकी समझ में आना चाहिए कि वो डिजाइन कर क्या रही है। अच्छा, ये जाल जो है रिंग वाला, ये जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मामला, यानी उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब चिलेशन का मतलब लिगेंड का मेटल के साथ जो कनेक्शन है वो जितना ज्यादा जाल बन जाएगा उतना ज्यादा चिलेशन होगा और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, इसी में आगे दिया हुआ है ब्यूटाइलिन डाइएमाइन, तो मैं उसको नहीं बना रहा हूं, 4 कार्बन का हो जाएगा मामला। बोलो भैया, लेकिन याद रखना है NH2 अगल बगल ही रहना है, तो बीच वाले 2 कार्बन में लगता है। बोलो, 2 मेथिल ऊपर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन रिंग 5 की वहां पे फॉर्म। रिंग याद कर लेंगे कितने कितने कार्बन की बन, मतलब कितने एटम्स की बन। 5 और 6 की रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है ना। 3 वाली को भी अपन लोगों ने मना ही कर दिया कि 3 वाली बेकार है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, टूट जाएगी आसानी से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे इतना बता दो, ये जो दोनों लिगेंड तुमने लिखे हैं ये बाइडेंटेट है,
ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अच्छा, सोच के ये बताना। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बीच का केवल इतना ही मतलब होता है कि अगर डोनर साइड सेम तो सिमेट्रिकल और डोनर साइड सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। तो जरा देखिए क्या दोनों सिमेट्रिकल है? नो सर। बोलो, दोनों में डोनर साइड नाइट्रोजन ही तो है। सब कुछ सेम होना चाहिए ना, तो यहां तक तो सेम है, बट इधर मेथिल है और इधर मेथिल नहीं, इसलिए अपने बुकलेट वाले में आ जाइए, उसमें ऊपर के 3 जो लिखे, पेज नंबर 3 पहुंचे? अरे डिजाइन बनी, पेज नंबर 3 क्या हो? तो पहले 3 तुम्हें मिल गए, तो एक ब्यूटाइलिन वाला जरा देखो, मिला? और इन्होंने अनसिमेट्रिकल लिखना कहां से शुरू किया है? विद रिस्पेक्ट टू एटम। अगला ग्लाइसिनेटो मिला, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है आपको, ग्रुप के रिस्पेक्ट में नहीं जाना है कि साथ में क्या लगा हुआ। याद रखिएगा यहीं से कि अगर डोनर एटम सेम है, क्या सेम है? डोनर एटम जो है वो क्या है? सेम है, तो इसका मतलब है हम लोग उसको किस कैटेगरी में ले लेंगे? सिमेट्रिकल। इतनी बात समझ में आ रही है यानी? तो जाहिर सी बात है अगर डोनर एटम सेम नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। अगला है तीसरा वाला, वही उसी गौर से देखो, ग्लाइसिनेटो। तीसरा है ग्लाइसिनेटो, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो पेपर में लिखकर आएगा वो ये लिखकर है GLY, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा होगा? -1। इसका मतलब जहां भी ये लिखा हो इसका मतलब इनके ऊपर एक चार्ज है -1। बोलो भाई, सबसे छोटा एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। सबसे छोटा एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो CH2, एमिनो मतलब NH2 होगा, और एसिड मतलब COOH। क्लियर है? ये सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है, पहली चीज अगर आपसे पूछी जाए। दूसरा, ग्लाइसिन से अगर हम एक H+ निकाल दें, क्या निकालते हैं? एक H प्लस की तरीके निकालते हैं, तो यहीं से निकलेगा एसिड से, तो जैसे ही निकलेगा जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेटो, और जिसका रिप्रेजेंटेशन है GLY, और इसके ऊपर माइनस। देखने में कैसा लगेगा? CH2 NH2 COO माइनस। क्लियर है बात? जब ये आगे चल के, अब ये बाइडेंटेट क्यों हो गया? क्योंकि यहां 2 डोनर साइड है, मैं दिखा दे रहा हूं। CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। दिख रहा है आपको? अब अगर कोई मेटल आपके पास आया तो यहां लोन पेयर है और यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो जब आप किसी मेटल को यहां लाएंगे तो क्या ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे? और अगर डोनेट कर रहे होंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनाएंगे? 5 मेंबर। कितने मेंबर की रिंग फॉर्म करते हैं? 5 मेंबर। तो अगर कभी भी ग्लाइसिनेटो आया है यानी GLY -1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 5। अब ये बताइए क्या डोनर साइट अलग अलग है? डोनर साइट का मतलब वो एटम जो डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन है, और इधर कौन है? ऑक्सीजन है। इसलिए ये कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। मामला समझ में आ रहा है? मतलब केवल डायग्राम नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, देखती जाओ बस। अपने मर्जी से कोई थ्योरी ना बनाना, बस ध्यान रखना है, समझ रही हो? हाँ, अपनी
इसे बनाना है। जब खत्म हो जाए तो समझ जाना कि अब अगर 6 नहीं आया है तो इसका मतलब 6 मेंबर जल्दी बनाते नहीं। तो एक एक याद करते भी जाना है। कितने पढ़ दी हो? 3। कौन कौन से जरा बताओ? पहला ई, अब रट्टा मारो ई, साले यही लिख के आएगा। तो इससे ये जानो ना, तुम इससे ये जानोगे तो मर जाओ। पहला वाला ई, ई मतलब एथिलीन डाइएमाइन, 2 CH2 होते हैं, उनमें एक एक NH2 लगा होता है। बोले यार M के साथ जुड़ेंगे तो क्या 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे? सिमेट्रिकल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला वाला प्रोपाइलीन डाइएमाइन, मतलब 3 कार्बन होंगे लेकिन 2 कार्बन पे NH2 लगा होगा, 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे। अगला ग्लाइसिनेटो, Gly माइनस, किससे बनता है? ग्लाइसिन से। फॉर्मूला क्या होगा? CH2NH2CO माइनस। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन लोन पेयर देगा और एक O माइनस देगा। ये याद रखना है कि डोनर आइटम कौन कौन है, एक नाइट्रोजन और एक O माइनस, क्योंकि डबल बॉन्ड O का लोन पेयर मत दे देना यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये लोग भी कितने मेंबर की रिंग बनाएंगे? 5। इतनी बात तो याद कर ही रखी सकते। ये तो मैंने तुम्हें एक बना के दिखा दिया कि तुम्हारे मन में एक चीज आ जाए कि हाँ भाई ये होता है। जिनमें चार्ज है वो एनायनिक होंगे, जिनमें चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल होंगे, सीधी सी बात है। अच्छा कैटायनिक पैटायनिक इसमें आने वाला नहीं। इसके बाद है चौथा, आपको पढ़ना है ऑक्सिलेटो। अच्छा दिया ही नहीं है। तो ऑक्सिलेटो होगा, रिप्रेजेंटेशन है ऑक्स, और चार्ज अगर बन के आ जाए तो ठीक, यानी अगर अकेला है तो चार्ज बनाना पड़ेगा। पेपर में केवल क्या लिख कर आएगा? OX। यहां पर भी पेपर में क्या लिख कर आएगा? Gly। चार्ज मैंने बताया है, चार्ज इसलिए लिखते हैं कि जब हम उसे अकेला बनाए तो हमें पता चले कि वो एनायनिक। क्लियर है भाई? ऑक्सिलेटो की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला है C2O4 -2, C2O4 -2। तो ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। तो यहां अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये है भाई साहब O- है और O-। अब अगर कोई मेटल लेकर आए तो इतनी बात होता है कि बाइडेंटेट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप कोई मेटल लेकर आए तो उस मेटल को ये दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। तो अगर डोनेट करेंगे तो कितने मेंबर की रिंग फॉर्म करेंगे? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहां पर होगा। याद रखिएगा जब कंपाउंड के साथ लिखेंगे तो चार्ज नहीं लिखेंगे, नहीं समझे? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखेगा तब चार्ज नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्स लिखा है तो ये ऑक्सिलेटो है, इसमें -2 चार्ज होता है, और डोनर एटम 2 O- वाले ऑक्सीजन एटम है ना। ये सवाल बहुत सिंपल ही आएगा, कोई बहुत ज्यादा वहां पे नहीं आने वाला है, लेकिन इतने में ही तुम्हारी कहानी हो जाएगी। ये भी एनायनिक होगा कि नहीं होगा? ये न्यूट्रल लिगेंड है, एनायनिक होगा, नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद है पांचवा डाइपिरिडिन, जिसका रिप्रेजेंटेशन है DIPY। पिरिडिन को PY बोलते हैं, डाइपिरिडिन है तो बस डाई शब्द यहां पर आ जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखना भी नाइट्रोजन है और यहां में रिंग बना देगा। ये रिप्रेजेंटेशन है डाइपिरिडिन। क्यों? 3 की रिंग बनाई थी कि नहीं? यहां 3 डबल, तो बेंजीनी रिंग है यहां। अब ये डाइपिरिडिन है
नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो डॉट है ये कार्बन एटम है, ये दोनों नाइट्रोजन एटम है। अगर आप कोई मेटल लाए तो क्या उस मेटल को ये दोनों लोग कोऑर्डिनेट कर देंगे? बोलो भैया। तो अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी डाइपिरिड? 5 की 6 की? 5 की बन रही। बोलो भैया। तो इसका मतलब है कि आंसर जाएगा कितने मेंबर का रिंग यहाँ पे फॉर्म होगा? 5 मेंबर रिंग फॉर्म। और ये क्या न्यूट्रल लिगेंड होगा? अरे बोलो यार, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो 5 पढ़ने हैं, पांचों के नाम फटाफट याद कर लो जरा, बता दो भाई। पहला इन था, बोलो यार, जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे? डाई वो एथिलीन डाई एमाइन, यानी CH2NH2 CH2 NH2। दो नाइट्रोजन डोनर एटम थे यहाँ पर, न्यूट्रल लिगेंड था, 5 मेंबर के रिंग को फॉर्म करता था। इसी का अगला भाई क्या था? प्रोपाइलिन डाई एमाइन। वहां भी आपने बोला 3 कार्बन होंगे, 2 NH2 होंगे, लेकिन अगल बगल के कार्बन पे होंगे, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करेंगे। 2 नाइट्रोजन एटम जो होंगे वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अगला पढ़े ग्लाइसिनेटो यानी Gly- फॉर्मूला CH2NH2CO-, जहां डोनर एटम एक नाइट्रोजन एटम था और एक O-, यही तो था मामला। और ये भी 5 मेंबर के रिंग को यहाँ पर फॉर्म कर रहा था। इसके बाद अगला है ऑक्सिलेटो यानी C2O4-, जिसको हम लोग ऑक्स -2 के रूप में दिखा रहे थे। यहाँ पे 2 डोनर एटम है, वो दोनों के दोनों क्या है? O- है। ये भी 5 मेंबर के रिंग यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अगला हमारा था डाइपिरिडिल। नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड है, 2 पिरिडिल वाली जो रिंग है वो आपस में कनेक्टेड होगी और नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा और रिंग कितने की बनेगी? 5 मेंबर की रिंग बनेगी, जिस समय ये लिगेंड जो है वो मेटल से जाकर जुड़े। क्लियर है? इसके बाद अगला है एसिटिल एसिटिनेटो। छठा एसिटिल एसिटिनेटो, जिसको रिप्रेजेंटेशन है AC माइनस। ये जरूर याद रखिएगा, एसिटिल एसिटिनेटो रिप्रेजेंटेशन है AC माइनस। CH3CO पहले बना लेते हैं फिर बात करते हैं। CH डबल बॉन्ड C O- CH, ये है। चले भैया, इसकी खासियत बताओ क्या है? इसकी खासियत बताओ ये क्या है? -1 जो चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ही होगा। अरे बोलो ना यार। अब यहां पर अगर हम बात करें तो COCH3 ग्रुप क्या एसिटिल होता है? बोलो यार। और इतने पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? एसिटिनेटो। क्लियर बात? अब यहां पर अगर ये कभी भी मेटल के साथ जाके जुड़ेगा तो जरा देखिएगा, ये O- डोनेट करेगा और अब डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा वो यहां पर डोनेट होगा। कितने एटम बनेंगे यहां पे बताओ जरा रिंग? अब 6 मेंबर के रिंग, 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूंगा यहां कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 6 मेंबर रिंग फॉर्म। ठीक बात, खत्म नहीं। एक और चीज, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस भी मौजूद है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज।
तो कल को पूछा जाए कि कौन सा वाला लिगेंड है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो जवाब क्या जाएगा तब एसिटिल एसिटिनेटो, या अगर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिया है तो ACAC माइनस छापो और याद करो 6 होता है। अच्छा, अब जो वहां पे नीचे लिखकर आएगा आपको, जैसे आपके पास जो बुकलेट है वहां लिखा है 6 मेंबर चिलेट रिंग, तो आपको कंफ्यूजन नहीं कि जब लिगेंड रिंग फॉर्म करता है तो उसी को चिलेशन बोलते हैं। बोलो यार, तो वो टर्म आपकी समझ में आ रहा होगा कि वो क्यों बोल रहा है ये चीज, है ना। अगला है DMG -1।